हाँ, तो कल हम पढ़ रहे थे, हमारे चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी क्रॉप्स की। ठीक है, क्रॉप्स की डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। उसमें हमने रबी क्रॉप्स देखी थी, खरीफ क्रॉप्स देखी थी। रबी क्रॉप्स कब बोते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हमने पढ़ा था। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसको कब बोते हैं, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखी थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो हमें सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ द सोइल करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। उसके बाद हम सोइंग ऑफ सीड करते हैं। क्या करते हैं? सोइंग ऑफ सीड। थर्ड नंबर पे आता है एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फोर्थ नंबर पे आता है इरिगेशन। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे प्रोटेक्शन ऑफ वीड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, और सबसे लास्ट में आता है स्टोरेज। हमने कल प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बाद हमने सोइंग ऑफ सीड भी देख लिया था। सोइंग ऑफ सीड के अंदर हमने देखा था एक एक्टिविटी तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखी है। उसमें क्या होता है कि जो हेल्दी सीड होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है वो पहले जब खेत से किसान बीज खरीद के लाता है, उनको पानी में डालता है। तो पानी में डालने के बाद जो अनहेल्दी सीड होते हैं, जो बेकार सीड होते हैं, वो हल्के होते हैं। अनहेल्दी सीड्स आर लाइट इन वेट एंड फ्लोट इन द वाटर। वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? तैरते हैं। जबकि जो अच्छे बीज होते हैं, हेल्दी सीड होते हैं, वो सेटल डाउन होते हैं, पानी के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है, उसके बाद किसान अच्छे बीजों, ऊपर वाले जो बीज जो तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते हैं, फ्लोट करते हैं, उनको हाथ से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद जो अच्छे वाले बीज हैं उनको सेपरेट कर लेता है, उनका सिलेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद उनको क्या करता है? बोता है। तो हेल्दी जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब उनके अंदर वजन क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जबकि जो अनहेल्दी सीड होते हैं वो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। आज हम बात करते हैं एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो हम सबसे पहले फर्टिलाइजर और मैन्योर होता क्या है, ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैन्योर के एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम इरिगेशन पढ़ेंगे। इरिगेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद इरिगेशंस के सोर्स कौन से हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन। उसके बाद मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स कौन से हैं, ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं, किसके द्वारा पहले करते थे, आज जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक है, मॉडर्न जो मेथड है उसमें क्या क्या यूज करते हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। तो वो सब चीज़ें हम एक एक करके इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर क्लास के अंदर बने रहें, अपना वीडियो विजिबल रखें। ठीक है, फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दें और अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करें। समझ रहे हो? So requested everyone, please visible your video. Okay, understand? Yes. तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड नंबर पे है हमारा एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर।
तीसरे नंबर की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, तुम्हारे एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो वो डेफिनेशन क्या है उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉपर तरीके से ध्यान लगा के पढ़ाई करें, ठीक है, फालतू चीज़ों में ध्यान ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर क्या होता है, ठीक है। तो इसके एनसीईआरटी में तुम्हारी डेफिनेशन लिखी हुई है, द substance which are added to the soil, the substance which are added to the soil in the form of nutrients, in the form of nutrients for the healthy growth, for the healthy growth of plants, for the healthy growth of plants are called fertilizer and manure, are called fertilizer and manure, ठीक है। मैंने लिखा इसमें यहाँ पे द सबस्टांस विच आर एडेड, ऐड का मतलब ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करने के बाद उसमें सोइंग ऑफ सीड करते हैं, अब वहाँ पे हमें क्या डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं ताकि फसल का प्रोडक्शन हो, ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिले। तो यहाँ पे लिखा है मैंने द सबस्टांस विच आर एडेड टू द सोइल, मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो किस फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारा खाना होता है, खाने में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो फर्टिलाइजर और जो मैन्योर होते हैं वो भी एक प्रकार के से न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। जैसे डीएपी होता है, पोटास होता है, सुपर फॉस्फेट होता है, ठीक है। जैसे काऊ के गोबर डंग होता है, मतलब एक प्रकार से काऊ डंग होता है, ठीक है। एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट रेजिड्यू होता है, ये सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजर और मैन्योर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं सुपर फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद यूरिया, अमोनियम सल्फेट, एनपीके। एनपीके की फुल फॉर्म होती है, उसमें नाइट्रोजन होता है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और K4 होता है पोटेशियम, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है सुपर फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और उसके बाद में क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। उसके बाद पोटास होता है, पोटास। उसके बाद प्लांट रेजिड्यू होता है, एनिमल वेस्ट होता है,
एनिमल वेस्ट के रूप में जैसे कि काऊ डंग, गाय का गोबर, बफेलो डंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में होती हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, द सबस्टांस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ। उससे क्या होती है, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लांट की क्या होती है, हेल्दी ग्रोथ होती है। द सबस्टांस विच आर एडेड टू द सोइल, द सबस्टांस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, आर कोल्ड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब इनके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, सुपर फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, NPK। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम। उसके बाद होता है पोटास। ये सब क्या है, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर। ये किसके एग्जाम्पल हैं, फर्टिलाइजर के। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है प्लांट रेजिड्यू, मतलब पौधे की जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं वो किस में आती हैं, प्लांट रेजिड्यू में आती हैं। एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट मतलब एनिमल का जो वेस्ट होता है, जैसे गाय का गोबर होता है, ठीक है, गोबर की खाद होती है ना, ये सब इसमें आता है। भैंस का गोबर, ठीक है, ये सब इसमें आता है। और उसी प्रकार उसके बाद एक एग्जाम्पल और आता है वर्मी कंपोस्ट, केचुए की जो खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर बाय अर्थवर्म, किससे तैयार करते हैं इसको, केचुए से तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से ऑर्गेनिक खाद होती है, ठीक है। ये जो खाद होती है ये इनऑर्गेनिक होती है, ये जो खाद होती है ये इनऑर्गेनिक होती है, और ये जो खाद होती है ये ऑर्गेनिक खाद होती है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन करो, इसको नोट करो आप, ठीक है। और क्लास के बीच में अपने घर वालों से बात ना करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। ये जो 40 मिनट की जो क्लास होती है उसके अंदर आप फालतू चीज़ों के अंदर ध्यान ना दें और अपना वीडियो विजिबल रखें। दोबारा से बोल रहा हूँ, विजिबल रखें अपना वीडियो। उसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 4 डिफरेंस या एनी 5 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो हमारा हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। हेडिंग है हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं, फर्टिलाइजर एक साइड में और मैन्योर एक साइड में। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे फर्टिलाइजर और एक कॉलम में लिखेंगे हम यहाँ पे मैन्योर। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र। इसमें पहला पॉइंट है फर्टिलाइज़र
is an inorganic substance फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसके बाद मैन्योर जो होता है, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। तो इसमें लिखना है हमें मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस is obtained by decomposition of cattle dung and plant residue। ठीक है, मैंने लिखा है फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसके बाद मैन्योर में मैंने लिखा है मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। सेकंड पॉइंट है फर्टिलाइजर can be prepared in factories, fertilizer can be prepared in factories, जबकि manure is prepared in the field। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड और फर्टिलाइजर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को कहाँ पे तैयार करते हैं? फैक्ट्री के अंदर तैयार करते हैं। और मैन्योर को कहाँ पे तैयार करते हैं? खेत में तैयार करते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। ठीक है, ए फर्टिलाइजर तीसरा पॉइंट है a fertilizer does not provide humus। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर का प्रेजेंट होना। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमस या ह्यूमिडिटी। जबकि तीसरा इसमें लिख लेंगे ए मैन्योर प्रोवाइड ए lot of humus to plant। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू प्लांट, जबकि मैन्योर मैंने लिखा है मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू प्लांट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें लिखना है फोर्थ पॉइंट ऊपर लिखता हूं मैं। ठीक है, एक बार सभी इसका वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ नंबर है
fertilizer are very rich in nutrients. Fertilizer are very rich in nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium. उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें लिखना है मैन्योर आर लेस रिच, मैन्योर आर लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब मैन्योर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है, अंजलि शेखावत सर हिंदी में दोबारा से पढ़ाओ। क्या पढ़ाए बेटा? जल्दी से टाइप करो, क्या पढ़ाए दोबारा से? हाँ, मैंने बोला फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। जबकि मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? लेस रिच होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट उतारो एक बार। उसके बाद इनके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए। मतलब मैंने सबसे पहले फर्टिलाइजर लिखा था और मैन्योर लिखा था। फर्टिलाइजर का पहला पॉइंट ये देखा, मैन्योर का पहला पॉइंट ये देखा, दूसरा पॉइंट फर्टिलाइजर का, दूसरा पॉइंट मैन्योर का, तीसरा पॉइंट फर्टिलाइजर का, तीसरा पॉइंट मैन्योर का। उसके बाद मैंने साफ करने के बाद फोर्थ पॉइंट फर्टिलाइजर का लिखा और फोर्थ पॉइंट यहाँ मैन्योर का लिखा। सभी के समझ में आ रहा है क्या? अब हम 5th नंबर पे फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल देखेंगे और 5th नंबर पे मैन्योर के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको साफ करता हूँ। तुम्हारी बुक जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर भी ये टेबल दी गई है, उसको लर्न कर लेना, उसको बना लेना, उसको याद कर लेना। इसमें एग्जाम्पल हैं, एक तो है जैसे सुपर फॉस्फेट, अब हम सेपरेट करके लिखते हैं। सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, उसके बाद पोटास है, उसके बाद यूरिया है, उसके बाद NPK। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद 5th का एग्जाम्पल, इसमें 5th पॉइंट है वो एग्जाम्पल का है। किसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम? ये मैन्योर वाली कॉलम है तो इसमें मैन्योर के एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे काऊ डंग, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एनिमल डंग। एनिमल में जितने भी एनिमल है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सभी का एनिमल डंग। प्लांट रेजिड्यू, प्लांट वेस्ट भी बोल सकते हैं, प्लांट वेस्ट, ठीक है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट,
एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। सभी के समझ में आ गया बेटा? सभी के समझ में आ गया क्या? सर रहने दो, सर सर नेहा बोल रही है ओके 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 सर। अंजलि शेखावत यस सर। बेटा सभी के समझ में आ रहा है ना? साहिल चौधरी यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा देखो, ये आपको क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में आपको डिफरेंस लिखना है। राइट एनी 4 या 5, राइट एनी 4 and 5 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो ये मैंने लिखवाए हैं आपको कि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है और जो मैन्योर होता है वो एक प्रकार से नेचुरल सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि मैन्योर को हम कहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, खेत में बना सकते हैं। जो फर्टिलाइजर होता है वो ह्यूमस ज़्यादा देता है, ठीक है, और वो जबकि वो कैसे देता है, मतलब फर्टिलाइजर ह्यूमस कम देता है और जो मैन्योर होता है वो ह्यूमस ज़्यादा देता है। फर्टिलाइजर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो मैन्योर होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल देखे हमने, जैसे सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, पोटास है, यूरिया है। यूरिया नहीं लिखा क्या? यूरिया और यूरिया लिख दिया, ठीक है। यूरिया है, NPK है, ये सब। NPK की फुल फॉर्म होती है N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। और मैंने आपको 1 से लेके 20 तक, बल्कि 30 तक मैंने एलिमेंट्स लिखवाए थे, जिसमें नाइट्रोजन भी लिखवाया था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। एटॉमिक कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। फास्फोरस कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। मैंने आपको बताया था कि इनको याद करना है। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे, ठीक है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N होता है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। फास्फोरस का क्या होता है? P। और पोटेशियम का क्या होता है? K। इसलिए हम बोलते हैं इसको NPK। सभी के समझ में आ रहा है क्या? शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? NPK, ठीक है। स्माइल ऑल स्टूडेंट। स्माइल नहीं कर रहे भाई, स्माइल करो। वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें एग्जाम्पल देखे थे एनिमल डंग, मतलब जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, उन सब का डंग हम काम में लेते हैं। जैसे खेतों के अंदर जब खेत तैयार करते हैं तो सब रूढ़ी का जो खाद होता है डालते हैं ना सब खेतों में, अरे डालते हैं ना, तो वो एक प्रकार से मैन्योर है, तो वो एनिमल डंग है, ठीक है। उसके बाद प्लांट वेस्ट, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, सड़ी गली पत्तियां, प्लांट होता है ना उसके नीचे पत्तियां पड़ी होती हैं, तो वो भी एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से उनके अंदर पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एक पौधे के लिए अच्छे होते हैं, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म EARTHWORM, अर्थवर्म होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। जो केचुआ होता है ना, केचुआ, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में गिंडार बोलते हैं, ठीक है, बरसात के दिनों में निकलते हैं ना लंबे लंबे से, देखे सभी ने? अरे देखे हैं सभी ने? लट बोलते हैं, गिंडार बोलते हैं, उसको केचुआ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? केचुआ। और वैसे उसको अर्थवर्म बोलते हैं, ठीक है।
तो उसको किसान का मित्र बोलते हैं। वो क्या करता है कि वो मिट्टी खाता है और पीछे से निकालता है, तो वो मिट्टी जो होती है वो एक प्रकार से बहुत ही क्या होती है, अच्छी होती है, उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो खाद बनाता है। इसलिए अर्थवर्म इज आल्सो नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवर्म इज नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। और इसका जो पालन होता है, ठीक है, एक प्रकार से अर्थवर्म को पालते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है ये। तो अर्थवर्म होता है, उसको पालते हैं, उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, तो मतलब इसका वर्मी कल्चर का मतलब होता है rearing of earthworm। मतलब वर्मी कल्चर के अंदर क्या होता है, अर्थवर्म को पालते हैं। rearing of earthworm is known as वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्ट is obtained from अर्थवर्म। मतलब जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो किससे तैयार करते हैं, हम अर्थवर्म से तैयार करते हैं। इसलिए जो अर्थवर्म होता है वो किसान का मित्र होता है। ये सारे जो जीव जंतु हैं वो मतलब मिट्टी के नीचे होते हैं। जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के कारण वो निकल आते हैं, ठीक है। अब जैसे बरसात होगी तो पता नहीं कैसे कैसे जीव अंदर से निकलेंगे मिट्टी में से। अभी तो वो मिट्टी में है, जैसे ही बरसात आएगी तो वो मिट्टी में से बाहर निकलने लगेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना, तीज माता निकल रही है, रेड कलर की होती है, तो वो सब अभी अंदर है, अंडरग्राउंड है, ठीक है। जैसे ही बरसात का पानी जो बिल होते हैं उनके अंदर जाएगा तो वो सब मतलब बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। जैसे गजाई है, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिजाई को क्या बोलते हैं, मिलीपीड बोलते हैं, ठीक है, मिलीपीड, सेंटीपीड, ठीक है, ये सब बाहर निकलते हैं। तो ये उसी प्रकार जो केचुआ होता है वो भी बरसात के दिनों में बाहर निकलता है। अभी तो वो मिट्टी के अंदर है, ठीक है, जैसे बरसात आएगी तो वो बाहर निकलने लग जाएगा। तो इसका जो कल्चर होता है उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी जो पालन होता है उसको एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी को भी पालते हैं शहद के लिए, ठीक है। तो उसमें आता है रेयरिंग ऑफ हनी बी। हनी बी मतलब जो शहद की जो मक्खी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर बोलते हैं। आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहाँ पे सब चीज़ें पढ़ोगे, वर्मी कल्चर, एपीकल्चर, पिसेईकल्चर। पिसेईकल्चर के अंदर क्या पालते हैं, मछली पालते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंदर क्या पालते हैं, रेशम कीट, ठीक है, जिससे रेशम बनता है, रेशम का धागा बनता है, रेशम के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे हम थोड़ी ग्रोथ होगी, अगली क्लासों में जंप करेंगे, जाएंगे, तो सब चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का मतलब आ रहा था, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट किससे प्राप्त करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम अर्थवर्म एंड रेयरिंग ऑफ अर्थवर्म इज नोन एज वर्मी कल्चर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर। तो इसमें मैं हेडिंग लिखता हूँ एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज तो ये है, मैन्योर एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि मैन्योर एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। मतलब जो मिट्टी की जो पानी पकड़ने की जो रफ्तार होती है उसको क्या करती है, मैन्योर बढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है
Manure makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. Manure makes the soil porous. Manure makes the soil porous. पोर्स का मतलब उसको लूज करती है. ड्यू टू विच इट इज हेल्पफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम एनवायरमेंट. दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? मैन्योर मेक्स द सोइल पोर्स, मिट्टी को ढीली करती है. ड्यू टू विच इट इज हेल्पफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम एनवायरमेंट. ठीक है, आज के लिए बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है, मिलते हैं हम कल क्लास में. ये सब चीज़ें जो मैंने पढ़ाई है आपको लर्न करनी है. ठीक है, याद करनी है. आज के लिए इतना ही. गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मटेरियल. ओके.